हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, क्लास 10th में जो साइंस है उसमें जो फिजिक्स है और फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है उसकी 2 वीडियोस आ गई थी और इसमें जो हम चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में हैं वो कर रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2 पार्ट आ गई थी, ये तीसरा है। इसमें हम और ज्यादा एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आपका, देखो इसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। मुझे पता है कुछ समझ नहीं आया होगा। देखो, इंग्लिश ना लैंग्वेज ही ऐसी है, कोई नहीं, हिंदी में समझो। क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों क्वेश्चन ये है क्वेश्चन ये है कि ना तुम्हारे पास जो रेजिस्टर है उसकी कितनी वैल्यू है 176 ओम। अब वो कह रहा है कि ये एक रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू है 176, दूसरा है उसकी भी 176, तीसरा है उसकी भी 176 और कितने, तो मैं कहता हूं तुम मेरे से 176 ओम के रेजिस्टर्स लेते जाओ, जितनी तुम्हारी मर्जी उतने ले लो, लेकिन एक शर्त है, उन सबको तुम्हें किस में लगाना है, पैरेलल में। किस में लगाना है, पैरेलल में। ठीक है, और पैरेलल में लगाने के बाद तुम्हें एक नेट रेजिस्टेंस मिलेगी। तुम्हें एक नेट क्या मिलेगी, रेजिस्टेंस। ये जो नेट रेजिस्टेंस है ना, ये इस लायक होनी चाहिए कि इस सर्किट में जब 5 एम्पियर का करंट हो और जो इसकी 220 वोल्ट की लाइन हो उसको संभाल दे। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन था कि 176 ओम के रेजिस्टर्स लो, जितनी तुम्हारी मर्जी, और उनको पैरेलल में लगाओ। वहां से तुम्हारे पास एक नया रेजिस्टेंस आएगा और ये रेजिस्टेंस उस लायक होना चाहिए कि 5 एम्पियर करंट और 220 वोल्ट की पोटेंशियल को संभाल दे। समझे, तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो ये बताओ पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है, और करंट कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर, यही दिया हुआ है। अब मैंने कहा मेरे को एक ऐसा रेजिस्टेंस लाना है जो कि इन दोनों को संभाल दे। तो क्या मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, V = I × R। ये बताओ V कितना है 220, I कितना है 5, तो R कितना आ गया, तो 5 को नीचे भेजो, तो जो बच्चों R आ रहा है वो कितना आ रहा है 44 ओम। समझे, अब मैंने कहा ये बताओ क्वेश्चन में एक ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए था जो कि 220 वोल्ट और 5 एम्पियर को संभाल दे, तो वो रेजिस्टेंस क्या हो गया 44 ओम। ठीक है, लेकिन अब उसने क्या बोला, अब उसने कहा 176 ओम के रेजिस्टर्स को ना पैरेलल में लगाते जाओ, और कब तक लगाते जाओ, जब तक टोटल रेजिस्टेंस कितना ना आ जाए 44 ना आ जाए। बात समझे आप, बात समझे, तो ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन समझे आप, ठीक है, तो मुझे 176 ओम को 176 ओम के रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाना है ताकि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाए 44 आ जाए। तो मैंने कहा ये बताओ, मैंने पहला लगा दिया, इसकी वैल्यू कितनी 176, दूसरा लगा दिया, इसकी भी कितनी 176, तीसरा लगा दिया, इसकी भी कितनी 176, और ऐसे में n लगाऊंगा। आपने एपी पढ़ा है, एपी n तक होता है। अब मैंने कहा देखो, अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस बताना है तो वो क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे चलता रहता है, और ये कहां तक जाएगा n तक, क्योंकि मैं कहता हूं जितने भी 176 ओम के रेजिस्टर मुझे चाहिए ना, मैं कहता हूं दैट नंबर ऑफ 176 ओम रेजिस्टर्स रिक्वायर्ड बी n, मतलब मुझे ना नहीं पता, मैंने कहा दैट द नंबर बी n। ठीक है, अब मैं कहता हूं टोटल मुझे रेजिस्टेंस बनाना कितना है, तो आंसर क्या है 44। अब मैंने कहा 1/R1, R1 की वैल्यू 176, R2 की वैल्यू 176, R3 की वैल्यू 176, यानी सबकी वैल्यू सेम है, तो 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176, और ये कहां तक जाएगा n तक जाएगा। बात समझ आ रहा है, बात समझ आ रहा है। अब मैंने कहा यहाँ पे तो ये हो गया 44, ये बताओ सब में क्या कॉमन आ रहा है 176, और ऊपर क्या आ रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, और ये कहां तक जा रहा है n तक। ठीक है, अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं 1 + 1 कितना होता है, तो आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हो भैया 2 होता है। मैं कहता हूं 1 + 1 + 1 क्या होता है, तो आंसर है 3 होता है। अच्छा, 1 + 1 + 1 + 1 कितना होता है, तो आंसर क्या है 4। मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपने एक पैटर्न देखा, मैंने तो देखा, क्या देखा, मैंने कहा 1 को मैंने जितनी बार दिखाया ना आंसर वही है, 1 को यहाँ कितनी बार दिखाया 2 बार, तो आंसर 2, 1 को कितनी बार दिखाया 3 बार, आंसर 3, 1 को कितनी बार दिखाया 4 बार, तो आंसर 4। तो मुझे बताओ 1 को कितनी बार दिखाया n तक, तो आंसर भी क्या हो गया n। समझे, तो यहां से नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, इसके आगे मैंने क्या कर दिया 1/44 जो है, जब मैंने 1 को n बार दिखा तो आंसर भी क्या हो गया n, और नीचे क्या है 176। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 44 × n
इज इक्वल टू 176। ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, ऐसे हो गया क्या। जब आप इसको काटोगे ना बच्चों तो n की वैल्यू आ जाएगी 4, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इसका पता है क्या मतलब है, आपको 176 ओम के 4 रेजिस्टर चाहिए ताकि जब उन चारों को तुम पैरेलल में लगाओ तो तुम्हें 44 ओम का रेजिस्टेंस भी दे। और ये 44 ओम का रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है जो कि 220 वोल्ट की पोटेंशियल और 5 एम्पियर की करंट को संभाल सके। समझे आप, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसे नोट कर लो। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। इसमें क्या बोल रहा है आपसे, कह रहा है कि ना आपके पास 3 रेजिस्टर है और तीनों की वैल्यू कितनी है 6। तो मैं कहता हूँ R1 की वैल्यू भी है 6 ओम, R2 की वैल्यू भी कितनी है 6 ओम, R3 की वैल्यू भी कितनी है 6 ओम। ठीक है, अब उसने बोला है इन तीनों को आप कैसे कनेक्ट करोगे ताकि जो कॉम्बिनेशन हो ना उसका रेजिस्टेंस एक बार चाहिए 9 और एक बार क्या चाहिए 4। मतलब ये बताओ बच्चों, ये बताओ अगर मैं आपसे कहता कि जरा इनको कंबाइन तो करो, तो आप कहते भैया कंबाइन के तो 2 ही तरीके, या तो मैं सीरीज में लगा दूं या तो पैरेलल में। चलो लगाते हैं। तो मैंने कहा जो फर्स्ट केस उसमें मैंने क्या किया, प्योर सीरीज में लगा दिया। किस में लगा दिया, प्योर सीरीज में। इसका क्या मतलब है, ये है R1, ये है R2, ये है R3। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ये है R1, ये है R2, ये है R3। मैं देखता हूँ यहाँ पे हुआ क्या, तो बताओ टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे निकलता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 6 प्लस 6 प्लस 6, तो जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया 18 ओम। अब बच्चों एक बात बताओ, उस क्वेश्चन ने मुझे कहा है कि मुझे ना टोटल रेजिस्टेंस या तो 9 चाहिए या तो 4, लेकिन मेरा कितना आ गया 18। यानी फर्स्ट वाला जो केस है ना ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ केस 2 देखो, केस टू देखो। अब मैं कहता हूँ एक बार मैंने सीरीज में लगा दिया, अब किस में लगा के देखता हूँ, प्योर पैरेलल में। तो मैं देखता हूँ देखो इसमें क्या होगा। तो यार पैरेलल का क्या मतलब है, यही तो मतलब है फर्स्ट रेजिस्टर, सेकंड रेजिस्टर और थर्ड रेजिस्टर, यही तो मतलब है। ठीक है, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये क्या हो गया R3। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये फॉर्मूला लगता है क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ये बताओ R1 R2 R3 कितने, 6, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो ये हो गया 6, 1 प्लस 1 यानी 3/6 और कट के 1/2। ठीक है, अब यहाँ देखो तो मैंने कहा जो 1/R है वो कितना है 1/2। तो बच्चों मेरे को 1/R की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो R की चाहिए ना, तो R को ऊपर भेजो। R को क्या भेज दिया ऊपर, तो 2 भी आ गया ऊपर। यानी यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस आई वो कितनी आई 2। तो क्या मुझे 2 चाहिए थी, नहीं मुझे 9 या 4 चाहिए थी। तो मैंने कहा जो केस 1 और केस 2 है ना ये भी कैसा हो गया फेल। यानी ना मुझे सीरीज में लगाना था ना मुझे पैरेलल में। मैं कहता हूँ अब क्या कर सकता हूँ, तो देखो क्या कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ तीसरे केस में, क्या मैं ये कर सकता हूँ, देखना मैं कहता हूँ एक बात बताओ, क्या सर्किट ऐसा नहीं बना सकता था मैं, क्या मैं ऐसा बना सकता था। अब आपने कहा यार इसमें क्या खास बात है, मैंने कहा देखो ये है तुम्हारा, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। एक चीज ध्यान दिया तुमने, देखो मैंने कहा ये वाला तो अलग है, लेकिन ये और ये तो आपस में पैरेलल में है ना, दिख रहा है क्या। तो मैंने कहा तीसरा केस मैं ऐसा बना के देखता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। चलो ठीक है, तो मैं कहता हूँ इसका नाम देता हूँ R1, इसका नाम देता हूँ R2, इसका नाम देता हूँ R3। अब मैं ये कहता हूँ R2 और जो R3 है ये किस में है, पैरेलल में। तो पहले इन्हीं को सॉल्व करता हूँ ना, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/6 प्लस 1/6, 2/6, 1/3। तो जो 1/R इक्विवेलेंट था वो हो गया 1/3। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3, यहाँ से कितनी आ गई 3। अब मैंने कहा ये बताओ इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो कितना आ गया 3। तो मैंने कहा बच्चों ये बताओ क्या मैंने इस वादे को छेड़ा, तो आप कहोगे नहीं भैया इसको तो नहीं छेड़ा। मैंने कहा ये बताओ इन दोनों की जगह क्या मैं 3 लिख सकता हूँ, हाँ भाई, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो जो नया रेजिस्टर बना ना, अगर मैं इन दोनों के बदले एक ही रेजिस्टर बनाता तो उसकी वैल्यू मैं कितनी लिखता, 3 लिखता, यही करता। ठीक है, अब मैं कहता ये बताओ अब ये दोनों किसमें हैं, अब ये दोनों किसमें सीरीज में। तो अब इसके आगे क्या करता, अगर मुझे यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो ये सीरीज में है ना, तो सीरीज में सीधा ही प्लस हो जाता है। तो यानी इस केस में क्या आंसर आ गया 9। मैंने कहा ये बताओ टोटल फाइनल आंसर मेरा कितना आया 9, और क्या मुझे 9 ही लाना था, क्या मुझे 9 ही लाना था। तो बच्चों ये तो OMG हो गया, कमाल हो गया। तो ऐसे करना था, तो यानी ये वाला जो केस है ना ये पास हो गया। ठीक है, और मुझे ऐसे करना था। ठीक है, अब आप बोलोगे देखो भैया आपने 9 तो ला दिया, 4 भी तो लाना है। तो मैंने कहा देखो भाई चौथा केस देखो, चौथे केस को देखो। अब मैंने कहा ये बताओ क्या मैं ऐसे कर सकता था,
यहाँ बनाता हूँ। अब मैं कहता ये 6 है, ये 6 है, ठीक है, और देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, ये भी 6 है। अब मैं कहता हूँ तीनों को मैंने ऐसे अरेंज कर दिया। अच्छा देखते हैं क्या होगा। अब मैंने कहा ये बताओ ये दोनों किस में है, ये दोनों, तो आप देखो ना जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो वायर तो सेम ही है, यानी ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो पहले मैं इसको सीरीज में सॉल्व करता हूं, तो यहां से कितना आता R1 प्लस R2, ये R1 और ये कितना है R2, तो 6 प्लस 6 यानी यहां से जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो कितना आता 12। अब मैंने कहा इन दोनों के बदले अगर मैं एक ही रेजिस्टर दिखता तो उसकी वैल्यू कितनी होती 12। चलो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने कितनी बना दी 12, और ये 6 इसके किस में है, तो पैरेलल में है, यही चल रहा है। अब मैंने कहा अब बताओ ये दोनों किस में, तो ये दोनों तो पैरेलल में, तो यहाँ से पैरेलल का फॉर्मूला लगाऊंगा 1/R1 प्लस 1/R2, इसका नाम दे दो R1, इसका नाम दे दो R2, भाई ये तो मैं दे रहा हूँ ना अपनी मर्जी से, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12, 6 और 12 का एलसीएम 6, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, कह सकता हूँ, तो ये हो गया 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो हो गया 1/4। अब मैंने कहा 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 1/4, तो 1/R की वैल्यू 1/4 है, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जो R की वैल्यू वो भी पलट जाएगी, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 4 एम्पियर 4 ओम, और क्या मुझे 4 ही चाहिए था, 4 ही चाहिए था। तो उस क्वेश्चन ने कहा कि ना मैं तुम्हें 6 ओम के 3 रेजिस्टर देता हूँ, ठीक है, अब तुम उसको कैसे भी अरेंज करो, लेकिन फाइनल एक बार आंसर आना चाहिए 9, एक बार आंसर आना चाहिए 6। तो मैंने क्या किया, एक बार सबको सीरीज में लगा के देखा तो आंसर तो नहीं आ रहा, तो यानी ये तरीका हो गया फेल। एक बार सबको पैरेलल में लगा के देखा तब भी नहीं आया, तो ये तरीका हो गया फेल। तीसरे केस में मैंने कुछ ऐसे दिमाग लगाया, मैंने कहा देखो ना 2 पैरेलल में और तीसरा सीरीज में, तो आंसर आ गया। फिर मैंने कहा देखो 2 सीरीज में तीसरा पैरेलल में, तो आंसर आ गया। तो थर्ड केस से 9 आंसर आ गया, और जो फोर्थ केस है उससे 4 आंसर आ गया। समझ आया, इस टाइप के क्वेश्चन को करना ही ऐसे है, समझ आया। और बच्चों सुनो, अब मैं आपको एग्जाम की तरह बता दूं, कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो हमेशा ये जो केस 1 और केस 2 है ना, फटाफट इनको दिमाग में या रफ में कई दफा छोटी छोटी राइटिंग में फटाफट करके लिख दो। अगर इन दोनों में से कोई आंसर जो तुम्हें पूछा है वहां पे दिखा है तो ही इसे आंसर में लिखो, नहीं तो सीधा केस नंबर 3 और 4 पे चले जाओ, समझे आप, ठीक है। फटाफट इसे नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। ये जो है ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये ऐसी है लैंग्वेज का क्वेश्चन है। देखो करते हैं, इसमें ये पूछा है कि ये बताओ अगर मुझे किसी भी रूम में या फिर किसी भी सर्किट को, मतलब जैसे नॉर्मली हाउस होल्ड में, घरों में किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को लगाना है, जैसे अगर मैं इसी कमरे की बात करूँ ना, तो पंखा लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है ना, ये सब जो लगा हुआ है, स्विचेस लगे हुए हैं, तो इन सबको मैं किस में कनेक्ट करूँ, सीरीज में कि पैरेलल में, तो आपका आंसर होगा पैरेलल में। अब यही क्वेश्चन ने कहा है कि ये बताओ हमें ना जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसके क्या ऐसे एडवांटेज हैं जो पैरेलल में तो मिलते हैं लेकिन सीरीज में नहीं मिलते, ठीक है। तो उन्हीं को देखते हैं पॉइंट में। तो पॉइंट नंबर 1 क्या होता है बच्चों, आपको ये पता है, जो पैरेलल होता है उसमें पोटेंशियल सबका सेम होता है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि सेम पोटेंशियल, फर्स्ट पॉइंट है सेम पोटेंशियल अक्रॉस ईच इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मतलब जितने भी डिवाइस है ना सबका पोटेंशियल तो सेम होगा। लेकिन ये बताओ पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम होता है, क्या करंट भी सेम होता है, तो आंसर है करंट तो सेम नहीं होता। तो मैं कहता हूं ये बताओ हर एक डिवाइस अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट दे देगा, कह सकता हूं। तो मैं कहता हूं हर एक डिवाइस का पोटेंशियल तो सेम है, लेकिन उसको कितनी करंट चाहिए, तो जितनी उसकी रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से वो करंट खुद ही दे देगा। एंड ईच डिवाइस uses current according to their resistance। समझ आ गया, ये था फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, कि बच्चों जो पैरेलल होता है ना उसमें मैं ये कहता हूं अगर एक डिवाइस डैमेज हो गया ना तो दूसरा बढ़िया काम करेगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि जैसे मान लो कि कमरे का ना बल्ब फ्यूज हो गया, ठीक है। तो मैं कहता हूं मान लो रूम में ना 2 बल्ब है, एक फ्यूज हो गया, क्या दूसरा भी फ्यूज हो जाएगा, नहीं ना। तो मैं कहता हूं अगर एक डिवाइस डैमेज हो गया ना तो उसका दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ता पैरेलल में। तो वही दूसरा पॉइंट, इफ वन डिवाइस गेट्स डैमेज्ड देन इन दैट केस also
the other devices continues to work properly। मतलब अगर एक डिवाइस डैमेज होता है ना तो दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता, कह सकता हूँ। तीसरा बच्चों पता है आपको क्या होता है, जैसे मैं कहता हूँ अगर मैं यहाँ पे ना एक बोर्ड बनाता, मैं कहता ये पहला स्विच, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब मैं कहता पहले वाले को मैंने ऑन किया तो लाइट ऑन हो गई, दूसरे वाले को ऑन किया तो पंखा ऑन हो गया, तीसरे वाले को ऑन किया तो दूसरी लाइट ऑन हो गई, चौथे वाले को ऑन किया तो हो सकता है यहाँ पे चार्जर का पॉइंट हो, ये ऑन हो गया। तो मैं कह सकता हूँ हर एक डिवाइस के लिए ऑन और ऑफ का स्विच अलग है ना, तो ये पैरेलल में हो सकता था, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है, नेक्स्ट पॉइंट यही है, सेपरेट ऑन ऑफ स्विचेस कैन बी गिवन टू ईच इलेक्ट्रिकल डिवाइस। मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना सबको आप सेपरेट ऑन ऑफ के स्विच दे सकते हो। चौथा पॉइंट, चौथा क्या है ये बताओ बच्चों। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कभी भी ना आपसे ऐसा क्वेश्चन आया कि आपको मैंने कुछ रेजिस्टर दिया, अब इन रेजिस्टर को ऐसे कंबाइन करो कि ना जो टोटल रेजिस्टेंस हो वो कम से कम हो, तो आपका आंसर होगा अगर आप टोटल रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हो ना तो आप हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करोगे। किस में कनेक्ट करोगे? पैरेलल में। और अगर टोटल रेजिस्टेंस को ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हो तो हमेशा सीरीज में कनेक्ट करोगे। कैसे कनेक्ट करोगे? सीरीज में। अब मुझे बताओ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हमें ना डिवाइसेस को किस में कनेक्ट करना चाहिए? पैरेलल में। अगर मैं डिवाइस को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो ये बताओ क्या रेजिस्टेंस घटेगा कि बढ़ेगा? तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब मुझे एक बात बताना बच्चों, एक बात बताना। मैं कहता हूँ V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जो पैरेलल होता है उसमें V कैसा रहता है? कांस्टेंट। V कैसा रहता है? कांस्टेंट। तो बच्चों यहाँ पे आप ये समझना, अगर ये कांस्टेंट है ना तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा और अगर करंट घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ऐसे याद करना है। अब मैंने कहा जो पैरेलल है उसमें रेजिस्टेंस घट जाता है, अगर रेजिस्टेंस घट जाता है तो करंट बढ़ जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पैरेलल वाला केस होता है ना उसमें जो टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस है वो घट जाता है, जिस वजह से डिवाइसेस को करंट अच्छे से मिल पाता है। बस यही है। तो इन पैरेलल द total resistance decreases, hence sufficient amount of electricity को I से दिखा दिया, is available for each electrical device, ठीक है, ऐसे कह दिया, ठीक है। तो बच्चों कभी आपसे क्वेश्चन आए कि ना मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए कि सीरीज में, तो आपका आंसर है पैरेलल में। क्यों भाई? तो 4 पॉइंट है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जितने भी डिवाइस है ना सबका पोटेंशियल सेम होगा और हर एक डिवाइस अपनी रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट को यूज करेगा। दूसरा कि हर एक जो मतलब अगर एक डिवाइस डैमेज हो गया तो दूसरा तब भी चलता रहेगा। तीसरा पॉइंट कि हर एक डिवाइस के लिए मैं सेपरेट अलग अलग ऑन ऑफ का स्विच दे सकता हूं। चौथा कि टोटल रेजिस्टेंस घट जाएगा तो हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को जो करंट पहुंचेगी ना सफिशिएंट अमाउंट में अच्छे से पहुंचेगी। समझे आप? तो ये 4 पॉइंट नोट करो। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। ये ना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये पूछा था आपसे कि एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब है, इसकी जो देखो, तो मैं केस 1 बना देता हूँ। केस 1 में मेरे पास बल्ब दिया हुआ है और इस बल्ब की पावर कितनी दी हुई है? तो पावर है 100 वॉट और इसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? तो 220 वोल्ट, इतना ही दिया हुआ है। अच्छा, अब कह रहा है कि ये तो केस 1 था, अब केस 2 में क्या करो? केस 2 में क्या करो? केस 2 में भी आपके पास वही बल्ब है, केस 2 में भी आपके पास वही बल्ब है, लेकिन इस बार इस बल्ब की पावर पूछी है आपसे, इसकी पावर आपसे पूछी है और आपको क्या बताया है कि ना इसका पोटेंशियल बता दिया। इसका पोटेंशियल कितना है? 120 110। तो क्वेश्चन ये था कि एक बल्ब जिसकी पावर है 100 वाट, उसको मैं 220 वोल्ट के पोटेंशियल पे यूज करता हूं, लेकिन अगर मैं एक बल्ब जिसको 110 वोल्ट की पोटेंशियल पे यूज करूंगा तो उसकी पावर क्या होगी? तो क्या किया, ये बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब को जब मैं 220 वोल्ट की पोटेंशियल पे यूज करता हूं ना तो पावर आया 100। तो इस बल्ब को यहां लाया, मैंने कहा इसको मैं 110 वोल्ट की पोटेंशियल पे यूज करूंगा, तो इस बल्ब की पावर क्या होगी? तो करते हैं, ये बताओ बच्चों, पावर के कितने फॉर्मूले हैं? तो पावर का पहला फॉर्मूला है क्या?
v इंटू आई, दूसरा आई स्क्वायर आर, तीसरा v स्क्वायर बाई आर। अब मैं कहता हूँ ये बताओ पावर के इन तीन फॉर्मूले में से मैं उस फॉर्मूले का यूज करूंगा जिसमें मेरे पास ये वाली वैल्यू भी यूज में हो जाए, ये वाली वैल्यू भी यूज में हो जाए। तो मैंने कहा देखो इस वाले में भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है, तो ये वाला तो आउट हो गया है ना, क्योंकि देखो P और V यहाँ पे भी है, P और V यहाँ पे भी है, तो या तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता या तो मैं ये वाला। अब मैं कहता हूँ ये बताओ यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया करंट और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया, रेजिस्टेंस। आपको पता है बच्चों करंट बदल जाती है जैसे ही मैं पोटेंशियल बदलता हूँ, लेकिन जो रेजिस्टेंस है ना वो कभी नहीं बदलती। तो क्यों ना मैं उस चीज को हमेशा मान के चलूं जो कभी नहीं बदलती। तो मैंने कहा कि क्योंकि जो रेजिस्टेंस है ना ये कांस्टेंट होती है, ये कैसी होती है, कांस्टेंट। तो इस वाले फॉर्मूले को मैंने रिजेक्ट किया और मैंने यूज किया v स्क्वायर बाई आर। समझ आया? ठीक है, तो यहां से करते हैं क्वेश्चन। तो मैंने कहा जो पावर का फॉर्मूला वो मैंने क्या यूज किया, v स्क्वायर बाई आर। अब मुझे बताओ पावर कितनी है, 100, v स्क्वायर यानी 220 का क्या कर दूं मैं, स्क्वायर, और नीचे क्या है, r। अब मुझे एक बात बताओ 220 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 220 कितनी बार आ गया, 2 बार, ठीक है। अब बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए क्या। अब मैंने कहा r जो है इधर डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, r इंटू 1 इक्वल टू 22 इंटू 22, सही है। तो जो r की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 22 इंटू 22, और रेजिस्टेंस हमेशा किस में आता है, तो आंसर है ओम में आता है। अब मैं कहता हूँ ये है इक्वेशन नंबर 1, यहीं छोड़ दो। अब यहाँ पे आओ, सेम यहाँ पे भी यूज करूंगा p इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। पावर कितनी है भाई, वही तो पता लगाना है, v कितना है 110 का स्क्वायर, और r कितनी है। तो मैंने कहा ये बताओ अगर बल्ब सेम है तो रेजिस्टेंस भी तो सेम होगी, और मैंने अभी रेजिस्टेंस निकाली कि नहीं निकाली, तो हाँ भाई रेजिस्टेंस कितनी है 22 इंटू 22, और यहाँ देखते हैं ना फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से दिखी है मैंने, ठीक है। तो ये बताओ 110 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 110 इंटू 110 अपॉन 22 इंटू 22, ठीक है। अब 22 जा तो पावर क्या आ गया, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 क्या हो गया 25। तो ये बताओ जो पावर आ गई कितनी आ गई, 25 वॉट। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन यही था कि बल्ब को जब मैंने 220 वोल्ट पे यूज किया ना तो पावर आ गई 100। अब उसी बल्ब को 110 पे यूज करूंगा तो पावर क्या होगी। तो मैंने कहा रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलता, ये फॉर्मूला लगाया, रेजिस्टेंस निकाल दिया, इस रेजिस्टेंस को यहां रख के पावर निकाल दी। क्वेश्चन हो गया खत्म। इसे नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पे आओ, ठीक है। ये भी आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज का चौथा, पांचवा, छठा देख लेना कौन सा क्वेश्चन है। कह रहे एक बैटरी है जिसकी पोटेंशियल कितनी है 12 वोल्ट, ठीक है। अब वो ना एक अननोन रेजिस्टर से जुड़ा हुआ है, यानी मुझे ना यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं पता, ठीक है। लेकिन जो करंट बनती है ना वो बनती है 2.5 MA। अब ये MA क्या होता है, तो बच्चों सुनो, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने दिया ही इसलिए था कि मैं आपको कुछ चीजें समझा सकूं। देखो कभी भी M दिखाओ ना तो इसका मतलब होता है मिली, और कभी म्यू दिखाओ तो इसका मतलब होता है माइक्रो, ठीक है। सुनो, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 और माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। मेरा क्या मतलब है, कभी भी ना आपको ऐसा दिखा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है MA, इसको आप लिखोगे मिली एम्पियर, ठीक है। अब भाई मिली की स्पेलिंग देख लेना, एक एल आ रहा है, 2 आर लगा देना, ठीक है। तो इसको करते हैं, तो मैं कहता हूँ देखो ना कभी भी ऐसा दिखा हुआ है मिली एम्पियर। और ये बताओ बच्चों जो करंट की यूनिट होती है क्या वो मिली एम्पियर होती है कि एम्पियर होती है, तो आंसर है एम्पियर होती है। अगर ये एम्पियर होती है तो मुझे एम्पियर बनाना पड़ेगा ना, यहाँ तो नहीं बना, तो मुझे मिली एम्पियर से क्या बनाना है, एम्पियर। तो पता है क्या करूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देता। कभी ऐसा लिखा होता है MC, ठीक है, तो इसको मैं पढ़ता मिली कूलम, ठीक है। और कूलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। अब मैं कहता हूँ मिली कूलम से मुझे बनाना तो कूलम है, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर -3 से। याद रहेगा। सेम ऐसा कभी भी माइक्रो हो ना तो इसका मतलब होता है 10 की पावर -6, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे लिखा माइक्रो एम्पियर, तो मुझे बताओ माइक्रो एम्पियर से असल में मुझे बनाना तो एम्पियर है, तो माइक्रो एम्पियर से जब मैं एम्पियर पे जाऊंगा ना तो कुछ नहीं करूंगा, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और कभी ऐसे लिखा हुआ है जैसे ऐसे लिखा हुआ है म्यू सी, ठीक है, तो इसका मतलब होगा माइक्रो कूलम, और इसका मतलब होगा माइक्रो एम्पियर, ठीक है।
तो जब मैं माइक्रो कूलम से कूलम पे जाऊंगा ना तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 की पावर -6 से, ठीक है। तो बस इतना ही समझाना था। अब यहाँ देखो कैसे, तो मैंने तो ये बताओ जो करंट की यूनिट होती है, जो करंट की यूनिट होती है वो क्या होती है, तो आपका आंसर है एम्पियर होती है। तो मुझे इसे एम्पियर बनाना है ना, तो मैंने कहा जब मेरे को 2.5 मिली एम्पियर दिखा है ना, और जब मेरे को मिली एम्पियर से एम्पियर पे जाना है तो कितने की मल्टीप्लाई होगी, 10 की पावर -3 से। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, एम्पियर। बस क्वेश्चन खत्म। अब करते हैं, अब ये बताओ V = I × R। V कितना है 12, और इसकी यूनिट चेक करूं तो वोल्ट, और वोल्ट में होना चाहिए, यानी तो सही है। करंट कितना है 2.5 × 10 की पावर -3, और इसकी यूनिट एम्पियर होनी चाहिए, तो एम्पियर ही तो है। अच्छा R नहीं पता तो R निकाल देंगे भाई, ठीक है। करना शुरू करें। ये बताओ यहाँ से पॉइंट हटा तो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है, 1, तो नीचे जीरो भी कितने आ गए, 1 आ गया क्या। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से समझना जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। मेरे को एक बात बताना, 10 की पावर -3 का क्या मतलब है। तो मैं कहता हूँ बच्चों 10 की पावर -3 का क्या ये मतलब है 1/10 की पावर 3। जब मैं इसको नीचे भेजूंगा तो माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, 10 में। अब 1/10 की पावर 3 का क्या मतलब है, 10 पे कितनी पावर है, 3, तो 1 के बाद कितने जीरो आ गए, 3। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने कहा 12 = 25 × R/10 × 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अच्छा आगे 12 = 25 × R/10 × और ये 1 2 3 ऐसे लगा सकता हूँ। अब मैंने को देखो 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 1 = 5 और 2 0 0 ऐसे कर सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आया मेरे पास, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है R, और यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे क्या है 200। अब 2 2 = 400, तो ये क्या हो गया R/400। R कितना हो गया 400 कह सकता हूँ। अब ये बताओ ये जो 400 है इधर क्या है डिवाइड में, तो इधर आगे क्या हो गया मल्टीप्लाई। तो 12 × 400 = R। 12 4 = 48, और आगे क्या 2 0, ये किसकी वैल्यू आ गई, R की। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो R आया था ना, जिसको मुझे निकालना था, मुझे यही इसी की ये जो अननोन रेजिस्टर है ना, इसकी रेजिस्टेंस निकालनी थी, जिसको मैंने किससे दिखाया है, R से। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4800 ओम। ऐसे कह सकता हूँ क्या, समझे। तो बच्चों अगर आपको ये चीज पता होती ना तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो फटाफट इसे नोट करो, और सुनो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इसके आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पार्ट 1 से देख रहे होंगे, तब आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। पार्ट 1 के शुरुआत के जो 15-20 मिनट है ना, उसमें मैंने क्या किया है कि इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलेस को समझाया है कि फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। तो उसे जरूर देखना ताकि आपको ये तो आइडिया रहे कि इस चैप्टर की फॉर्मूलेस आए कैसे। और मैं वापस बताता हूँ, इन वीडियोस को तभी देखने का फायदा है जब आपने ये चैप्टर एक बार पढ़ा हो, चाहे कहीं से पढ़ा हो, है ना, चाहे कुछ खुद से पढ़ा हो। लेकिन पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन भी तो होने चाहिए। तो एक बार आपने अगर अच्छे से पढ़ा है ना, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस नहीं हो रहे कोई बात नहीं, इसे देखो, क्वेश्चंस होंगे मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। फटाफट इसे देखना अच्छे से, और जरूर शेयर करना दूसरों के साथ, है ना। जो अच्छी चीज होती है ना उसे शेयर करना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पे मिलते हैं और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ाई करते, ऑल द वेरी बेस्ट।